हाँ दोस्तों, मैं देवेंद्र महिंद्रा आज आपके समक्ष 12th क्लास के लिए उपयोगी चैप्टर बंद अतव जाति तथा वर्ग लेकर, जब हम इस चैप्टर को देखते हैं एनसीईआरटी 12th क्लास में, तो हमें महाभारत के बारे में जानने को मिलता है। इस चैप्टर में काफी महाभारत की ऐतिहासिकता के बारे में बात की गई है इस चैप्टर में। तो हमारा जो ये भाग है, इसमें हम सिर्फ महाभारत को ही ले रहे हैं कि इसमें क्या क्या है, उसकी ऐतिहासिकता की बात करेंगे, उसके विभिन्न पहलुओं पर यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमें सबको पता है कि महाभारत भारतीय जो समाज है उसमें काफी एक प्रचलित महाकाव्य रहा है। रामायण और महाभारत रोम रोम में ये भारतीयों के बसे हुए। तो इतिहास के स्टूडेंट होने के नाते और एनसीईआरटी में चैप्टर है, बच्चों के लिए उपयोगी है, तो हम आज इसकी कोशिश करेंगे इसको समझने की ऐतिहासिक तरीके से महाभारत। तो सबसे पहले महाभारत को का एक समालोचनात्मक संस्करण प्रस्तुत किया गया था 1919 में। सबसे पहले वीएस सुखथांकर नाम के व्यक्ति थे प्रसिद्ध, उनकी अध्यक्षता में एक टीम बनी विद्वानों की और उन्होंने महाभारत पर काम करना आरंभ कर दिया 1919 में। और इन लोगों ने 47 ईयर्स लगातार अथक प्रयास किए इस महाभारत को समझने के लिए, इसकी ऐतिहासिकता के ऊपर बात करने के लिए। तो तब जाकर लगभग 13,000 पृष्ठों में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कई खंडों में प्रकाशित किया गया। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो वीएस सुखथांकर की उनकी टीम ने, विद्वानों की जो टीम थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे भारत से यानी भारतीय उपमहाद्वीप से इस महाभारत की पांडुलिपियां इकट्ठी की। पूरे भारत से, कश्मीर से, नेपाल से, बंगाल से, केरल से, तमिलनाडु से, गुजरात, राजस्थान, जहां जहां से उनको पांडुलिपियां उपलब्ध हुई वो पांडुलिपियां उन्होंने इकट्ठी की। पांडुलिपियां होती है जो मूल की पाठ था, किताबें थी। आमतौर पे पांडुलिपियां हाथ से लिखित जो दस्तावेज थे वो इकट्ठा की। और फिर उन्होंने कोशिश की कि कौन कौन से श्लोक सभी पांडुलिपियों में समान है, यानी कि हर जगह, चाहे वो तमिल का हो मूल पांडुलिपि या कश्मीर की हो या नेपाल की, सब में एक जैसे है। तो उनको इकट्ठा किया कि भाई हाँ, ये पांडुलिपि, ये श्लोक है महाभारत का, ये यहाँ भी मिला है, वो यहाँ भी मिला है, इधर भी मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो श्लोक मिले हैं ये प्राचीन समय से ही चलते आ रहे हैं, उनमें काफी फेर बदल नहीं किया गया। तो इतिहासकारों को दो बातें समझ में आई इस 47 ईयर के शोध के बाद, कि दो बातें वो क्या थी कि एक तो ये समझ में आई कि पूरे महाभारत में जो मूल कथा है उसमें समानता है। दूसरी बात उनको क्या समझ में आई कि इसमें क्षेत्रीय विभिन्नता भी मिलती है। क्षेत्र विशेष में कुछ आख्यान, कुछ पहलू उन क्षेत्र विशेष के भी वहां दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे हमें पता है कि जब महाभारत आरंभिक काल में इसमें लगभग 8800 श्लोक थे। जब इसको जय संहिता कहा जाता था, इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास जी को माना जाता है। लेकिन धीरे धीरे करते हुए ये आज 1,00,000 श्लोक इस महाभारत के अंदर हैं। तो उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो वीएस सुखथांकर ने ये तरीका अपनाया कि भाई पूरे पांडुलिपियों को इकट्ठा किया, उनमें कौन कौन सी बातें समान है उनके ऊपर उन्होंने काम किया और वो प्रकाशित करवाए। कई खंडों में वो प्रकाशित है।
लगभग 13,000 पृष्ठों में ये उनका काम आज भी हमारे पास उपलब्ध है। अब है साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल कैसे होता है। भाई जो साहित्य है, क्योंकि हमें पता है कि रामायण महाभारत मूल रूप से साहित्य की श्रेणी में काउंट होते हैं, उसकी ऐतिहासिकता की बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो जो साहित्य है वो इस्तेमाल एक इतिहासकार कैसे करता है। पहली बात तो वो ये होती है कि वो किस भाषा में लिखी गई है। क्या वो पाली भाषा में है, क्या वो प्राकृत भाषा में है। हम सबको पता है कि पाली और प्राकृत भाषा आज से 2500 साल पहले, 2000 साल पहले आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी, और जो संस्कृत थी वो पढ़े लिखे विद्वान जो ब्राह्मण वर्ग था उनकी भाषा थी। तो स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए, साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए उसकी भाषा का बड़ा महत्व है कि वो किस भाषा में लिखी गई है, कौन सा वर्ग उसको लिख रहा है और किन लोगों के लिए वो लिखी जा रही है। ये सब बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती है किसी चीज की ऐतिहासिकता परखने के लिए। तो जैसे महाभारत है, उसके अंदर मंत्र है, कहानी है जिसको आख्यान भी कहते हैं, या फिर उपदेशात्मक है। तो हमें दो बातें दिखाई देती है यहाँ कि महाभारत के अंदर एक तो आख्यान दिखाई देते हैं और एक हमें दिखाई देता उपदेशात्मक। जैसे भगवत गीता जो महाभारत का ही भाग माना जाता है वो उपदेशात्मक है और कहानी या आख्यान अलग है। तो जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो ये पाते हैं कि जो आख्यान है, जो कहानी है वो पहले लिखी गई और जो उपदेशात्मक है वो शायद धीरे धीरे बाद के समय में उसमें जुड़ते चले गए। महाभारत की ऐतिहासिकता की बात करें तो इतिहासकार इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास ये जो ग्रंथ था, जो ये कहानी थी महाभारत की, जो ये घटना थी, वैसे तो कहा जाता जो चारण और जो भाट होते हैं जो युद्ध में साथ जाते थे और वो अपने राजा की वीरता में, उनकी स्तुति में जो लिखते थे, वहां से इसकी शुरुआत हुई। आगे बात करेंगे इसकी ऐतिहासिकता की भी। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन कहते हैं कि 2500 साल पहले, 500 ईसा पूर्व मतलब 2500 साल पहले ये किताब जो कहानी थी, इस पे ब्राह्मणों का एक तरह से वर्चस्व, अधिकार वहां दिखाई देता है। और इसको लिखने में भी लगभग 1000 साल के आसपास इसमें विभिन्न संशोधन होते रहे और इसको माना जाता कि 500 ईसा पूर्व से लेके 300-400 ईसा ईस्वी तक इसका लेखन होता रहा। अब है भाषा और विषय वस्तु। भाई इसकी भाषा कैसी है, इसकी विषय वस्तु कैसी है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। तो भाषा की बात करें तो हम सबको पता है कि जो वेद है, 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें महाभारत का कहीं कोई वर्णन नहीं आता है, लेकिन जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए बाद में, महाभारत, रामायण, इनको वैदिक ग्रंथों को समझने के लिए, उसमें हमें महाभारत के कुछ पात्रों का नाम हम वहां पाते हैं। पाणिनि हुए 500 ईसा पूर्व, उसके द्वारा भी, उसको भी महाभारत के जो पात्र थे अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, उनके बारे में पता था। जो अश्वलायन हुए हैं 700 ईसा पूर्व, 2700 साल पहले, उनको भी इन पात्रों के बारे में नाम पता था। तो इससे ये पता लगता है कि 2500 साल पहले, 2700 साल पहले लोगों को महाभारत के बारे में ज्ञान था। चाणक्य है वो वर्णन करता है कि कैसे कौरवों ने अपने पैरों पे खुद
कुल्हाड़ी मारी, इसके बारे में वो वर्णन करता है। तो ये हमें पता लगता है कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं ऐतिहासिकता तो है इसकी। चीनी यात्री फायान और ह्यूमसांग, खासकर हम ह्यूमसांग की बात करेंगे, जो हर्षवर्धन के समय में आज से 1300-1400 साल पहले आया, तो वो भी वर्णन करता है कि कुरुक्षेत्र का की ये धर्मनगरी है और यहाँ कभी प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध हुआ था। तो ये चलन में तो था, इतिहास में। तो हमें एक बात समझ में आती है कि महाभारत का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद का समय माना जाता है, वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, उत्तर वैदिक काल में 3 जो बाकी के वेद थे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनकी रचनाएं हुई। तो इससे हमें ये पता लग गया कि भाई ऋग्वेद के टाइम में शायद 1000 ईसा पूर्व से पहले महाभारत का जो युद्ध है, ये घटना है, ये नहीं घटित हुई होगी। उसके बाद के इस समय में ये शायद घटना घटित हुई, क्योंकि रोमिला थापर जो प्रसिद्ध इतिहासकार है, बीवी लाल जिन्होंने काम किया, अभी बात करेंगे उनके काम के ऊपर भी, तो उन्होंने कहा कि शायद ये 800 ईसा पूर्व से लेके 900 ईसा पूर्व के आसपास 2800-2900 साल पहले ये कोई घटना घटित हुई थी। लेकिन साथ ही साथ मैं फिर से कहूंगा कि इसमें कई सारी बातें समय समय पर इसके अंदर जुड़ती चली गई। भाषा की बात करें, एक जो एविडेंस है, एक इतिहासकार के लिए एक सबूत है, जब हम वेदों को पढ़ते हैं, ऋग्वेद को पढ़ते हैं, दूसरे वेदों को पढ़ते हैं, तो उनकी जो संस्कृत भाषा है वो थोड़ी सी कठिन है, जबकि महाभारत का जो पाठ है उसकी जो संस्कृत है वो सरल संस्कृत है। तो इससे ये पता लगता है कि ये वेदों के बाद ही लिखी गई है। तो ये वेदों के बाद ही लिखी गई। अब है लेखक एक या कई, और इसकी तिथि मैंने बताई दी कि मोटा मोटी रोमिला थापर ने, बीवी लाल ने या दूसरे इतिहासकारों ने इसकी 950 ईसा पूर्व किसी ने बताया है, बीवी लाल ने 850 ईसा पूर्व के आसपास इसका समय बताया है। तो बात करेंगे इसकी भाषा और विषय वस्तु की। लेखक एक थे या कई थे, ये भी मैंने बता दिया। लेखक के बारे में हम बात कर रहे थे, तो लेखक माना जाता है कि वेद व्यास जी को इसका माना जाता है लेखक। लेकिन जब हम महाभारत का अध्ययन करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद ये एक समय में नहीं लिखी गई, कुछ लोगों के समूह ने 400-500 सालों में इसको लिखा। हो सकता है कि ये शुरू में छोटे रूप में उपस्थित थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें आख्यान, उपदेशात्मक चीजें जुड़ती चली गई। अब हम बात करेंगे सदृशता की खोज। अब यहाँ हम सदृशता की खोज की बात कर रहे हैं कि भाई, तो बीवी लाल का नाम हम यहाँ लेंगे, एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद हुए हैं बीवी लाल। उन्होंने हस्तिनापुर की खुदाई की, उत्तर प्रदेश में एक गांव है हस्तिनापुर आज भी, तो उसकी उत्खनन किया और वहां 5 सतर मिट्टी के, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जमीन होती है, तो जमीन के अंदर क्या कुछ है उसका पता एक वैज्ञानिक तरीका है इतिहासकारों के द्वारा कि उसके अंदर से क्या क्या मिलता था। उसकी खुदाई में परतें मिलती है, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी, पांचवी, जितनी भी परत वो, तो एक ये है इतिहासकार के लिए, पुरातत्व आर्कियोलॉजी के जो लोग होते हैं उनको पता है कि उनका कहना कि मिट्टी को चाहे एक बार भी खोदा जाए ना, तो उसका पता आप हजारों साल के बाद लगा सकते हो कि इसको किसी समय खोदा गया था। तो जो हमारे अवशेष होते हैं वो धीरे धीरे मिट्टी में दबते रहते हैं।
तो जब बेबीलाल ने हस्तिनापुर की 1952-53 में खोज की, उसका उत्खनन किया, तो वहां 5 सत्रों का पता लगा कि ये यहाँ जो मिट्टी का निक्षेप है 5 सत्र पाए गए। तो हमारे लिए दूसरा और तीसरा सत्र, जो दूसरा सत्र है और जो तीसरा सत्र है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरे सत्र की उम्र मानी गई है 1200 ईसा पूर्व से लेके 700 ईसा पूर्व। तो वहां क्या मिला? बेबीलाल खुद कहते हैं कि यहां पर जो भवन मिले हैं वो संगठित यानी कि एक योजना के रूप में नहीं बनाए गए। दूसरा, कच्ची ईंटों का वहां प्रयोग किया गया है। ईंटें कैसी? कच्ची ईंटें मिली है। तीसरा, जो सरकंडे होते हैं, खेतों में मिलते हैं सरकंडे, कलम बनाई जाती थी पहले, अब भी कई कामों में टोकरियां वगैरह बनाने में काम आते हैं। तो सरकंडों की दीवार बना के उसको गिल्ली मिट्टी से लीप के उस दीवार को मजबूत बनाया जाता। तो इस तरह की उन पे छाप मिली है गिल्ली मिट्टी पे। सरकंडे तो नहीं मिले, समय के काल में नष्ट हो गए, लेकिन उन पे छाप मिली है, तो ऐसा लगता है कि वो ऐसे घर बनाते थे। लेकिन जो तीसरा स्तर मिला है बेबीलाल को, उसमें उसको कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें दोनों उनको बेबीलाल को वहां से मिली है। तो इस तरह से जो वर्णन महाभारत में दिखाई देता है वो बेबीलाल को वहां उत्खनन में प्राप्त नहीं होता। अब एक गतिशील ग्रंथ है महाभारत। गतिशील ग्रंथ कैसे है कि धीरे धीरे समय के अनुसार, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कई सारी बातें नई जुड़ती चली गई। जैसे आजकल आप टीवी देखते हैं तो इसमें भी धारावाहिक बी.आर. चोपड़ा का, रवि चोपड़ा, तो उन्होंने भी जैसे महाभारत का जो मूल पाठ है उसमें कई बातें जो डायरेक्टर के मन में आया वो उसमें जोड़ता चला जाता है। ये एक समझने की बात होती है कि जितने लोगों के हाथों में ये ग्रंथ जाता है, कोई कहानी जाती है, कोई महाकाव्य जाता है, तो वो अपनी मर्जी से उसमें नई चीजें जोड़ता चला जाता है। तो हम महाभारत को क्या कह सकते हैं कि ये गतिशील ग्रंथ है। आरंभ में इसमें 88 श्लोक थे, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें वर्तमान में 1000 श्लोक है। अब निष्कर्ष में हम अंत में ये कहना चाहेंगे, क्योंकि जो एविडेंस, जो सबूत मिले हैं हमें, उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि घटना तो हुई थी, इसमें कोई शक नहीं। महाभारत की ऐतिहासिकता को हम सीधे सीधे नकार नहीं सकते, लेकिन जो वर्णन आजकल जो दिखाया जाता है उसमें कई काल्पनिक बातें जोड़ दी गई है। क्योंकि विभिन्न विद्वानों का शोध ये कहता है कि जो आपको गांव की सूची मिलती है कुरुक्षेत्र के आसपास, पानप्रस्थ, पानीपत, सोनप्रस्थ, सोनीपत, कुरुक्षेत्र या फिर इंद्रप्रस्थ, लेकिन जो वहां से पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो उस स्तर के नहीं है जैसे कि बताए गए थे। तो अंत में यही कहना चाहूंगा मैं आपको कि घटना तो हुई थी, लेकिन जैसी घटना हुई थी उसको समय के अनुसार उसमें कई सारी बातें जुड़ती चली गई। तो आज इतना ही। अगले चैप्टर में हम इस पाठ को पूरा करेंगे जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। अगले भाग में उसको देखेंगे।